वेलकम बैक इन अमित कैरियर एकेडमी। जैसा कि हम लोग जानते हैं, इसके पहले वाला लेक्चर जो रहा है वो लास्ट हम लोगों ने देखा होता है भारत के केंद्र शासित प्रदेश और भारत के कुछ द्वीपीय केंद्र शासित प्रदेश थे, वो सारा कुछ हम लोगों ने देख लिया था। आज उसके अलावा भी कुछ द्वीप हैं, वो द्वीप क्योंकि कल की वीडियो थोड़ी लंबी हो रही थी इसलिए हम लोगों ने टॉपिक को स्किप कर दिया है, तो आज वो कंप्लीट करेंगे। प्लस आपके लास्ट में जो आपका सिलेबस जो हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था कि भारत के परिचय वाली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या, तो वो लगभग आज लास्ट है कंप्लीट हो जाएगा। तो अन्य जो पॉइंट दिए गए थे कुछ महत्वपूर्ण जो भारत से संबंधित है वो सारा कुछ आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखें भारत के प्रमुख द्वीप, ये आज का टॉपिक है, भारत के प्रमुख द्वीप। तो भारत के प्रमुख द्वीप की बात करें, द्वीप की परिभाषा हम लोग जानते हैं। द्वीप क्या है? स्थल का वह भाग जो चारों तरफ जल से घिरा होगा वही आपका क्या होगा? द्वीप कहा जाएगा। तो द्वीप होगा कहाँ? जली भाग में होगा। जली भाग कहने का तात्पर्य है कि भारतीय उपमहाद्वीप, जो भारतीय उपमहाद्वीप है, प्रायद्वीपीय भारत की बात करेंगे तो ये तीन तरफ जल से घिरा हुआ है, और वो तीन तरफ जल से जो घिरा हुआ है वो किस महासागर में है? किस महासागर से घिरा हुआ है? तो हिंद महासागर से घिरा हुआ है। और हिंद महासागर का ही जो भाग है, एक साइड हम लोग देखते हैं अरब सागर और दूसरा बंगाल की खाड़ी। तो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी वो भी किसके भाग है? वह भी आपके हिंद महासागर का ही भाग है। तो जो भी द्वीप होंगे वह इसी या तो बंगाल की खाड़ी में होंगे या तो अरब सागर में होंगे। इनकी चर्चा हम लोग कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए, यह आपका यह प्रायद्वीपीय भारत। प्रायद्वीप की परिभाषा हम लोगों ने देखा हुआ था। प्रायद्वीप क्या है? जैसे द्वीप की अगर हम लोग बात करें कि द्वीप क्या है, द्वीप क्या है, तो इसको हम लोग समझें स्थल का वह भाग जो चारों तरफ जल से घिरा हो वह क्या कहा जाएगा? द्वीप कहा जाएगा। ऐसे ही अगर हम लोग प्रायद्वीप की बात करें तो प्रायद्वीप क्या है? प्रायद्वीप क्या है? यह आपका स्थल का वह भाग जो तीन तरफ जल से घिरा हो, तो यह आपका क्या कहा जाएगा? प्रायद्वीप कहा जाएगा। तो हम लोग जानते हैं इधर आपका है अरब सागर, यह आपका अरब सागर, यह है आपका बंगाल की खाड़ी। और नीचे हम लोग देखें, यहीं से आपका लगा हुआ है क्या? एक द्वीप यहाँ है और यहीं से एक लगा हुआ है एक पड़ोसी देश जिसे हम लोग कहते हैं क्या? श्रीलंका। यह श्रीलंका है। श्रीलंका भी क्या है? एक द्वीप है। द्वीप पर स्थित एक देश जिसे श्रीलंका के नाम से जाना जाता है। तो यह भारतीय भूभाग से कनेक्टेड है। यहाँ बीच में एक द्वीप है, ठीक। और नीचे हम लोग देखें, नीचे एक महासागर है जिसे हम लोग मूल भाग जो है बंगाल की खाड़ी और अरब सागर, इसी हिंद महासागर का भाग है, हिंद महासागर। तो ये आपके जलीय राशि हो गई। ये बंगाल की खाड़ी, इधर अरब सागर, इधर हिंद महासागर। बीच में हम लोग देखें, अब जो भी द्वीप होगा वह द्वीप कहीं ना कहीं इसी बंगाल की खाड़ी या अरब सागर या हिंद महासागर में होगा। तो देखिए
एक द्वीप अगर हम लोग देखें, कल हम लोगों ने इसकी चर्चा भी किया था, दमन का। ये आपका दमन एक द्वीप है। अच्छा, कुछ जल राशियों की चर्चा कर लेते हैं, फिर उसके बाद द्वीप देखें। तो ये आपका जो जल राशि है, अच्छा एक चीज़ और भी समझें, ये आपका द्वीप हो गया, प्रायद्वीप हो गया। इसी तरह से एक स्थलाकृति और भी है, प्रायद्वीप का जस्ट अपोजिट, प्रायद्वीप का जस्ट अपोजिट होता है, उसे हम लोग कहते हैं खाड़ी। तो यहाँ पर भी देखेंगे, यहाँ पर भी एक खाड़ी जैसी संरचना बनती है। यह है आपका मन्नार की खाड़ी। यह क्या है? कच्छ की खाड़ी। यह है कच्छ की खाड़ी और यह है आपके खंभात की खाड़ी और यह है आपके मन्नार की खाड़ी। तो ये हो गई आपके जो कुछ खाड़ियाँ हैं। कच्छ की भी खाड़ी कहाँ है? गुजरात वाले क्षेत्र में आएगी। खंभात की खाड़ी कहाँ है? गुजरात में। मन्नार की खाड़ी कहाँ है? तो मन्नार की खाड़ी यहाँ से हम लोग देखें, यह पूरा जो भाग है वह किसका भाग है? तमिलनाडु का भाग है। तो यह आपका कहाँ हो जाएगा? तमिलनाडु में, तमिलनाडु। तो मन्नार की खाड़ी कहाँ है? तमिलनाडु में है। खंभात एवं कच्छ की खाड़ी जो है वो कहाँ है? गुजरात में, गुजरात। लोकेशन देखने के लिए आप सेकंड वाली जो वीडियो है, जो भारत के राजनीतिक विस्तार की हम लोगों ने बात किया हुआ है, उसको यदि आपने नहीं देखा है तो वहाँ देखेंगे तो आपको राज्यों की स्थिति भी क्लियर हो जाएगी कि कौन सा राज्य कहाँ है। तो फिर आपको ये जानने की ज़रूरत नहीं होगी। ये जैसे आपकी तमिलनाडु, तो यहाँ पे हमने देखा हुआ है कि वह आपका तमिलनाडु है और इधर हम लोग बंगाल की खाड़ी देख ही रहे हैं। तो खाड़ी क्या है? खाड़ी क्या है? तो खाड़ी की बात करें, ये आपका खाड़ी जो है, खाड़ी को परिभाषित करना हो तो कैसे करेंगे? जल का वह भाग जो तीन तरफ स्थल से घिरा हो, तो यह क्या हो जाएगा? खाड़ी हो जाएगा। खाड़ी के लिए हम लोग बे, गल्फ और क्रिक, ये तीन शब्द का प्रयोग करते हैं इंग्लिश में आपका बे और गल्फ और क्रिक। तो ये आपके तीन शब्द का प्रयोग किया जाता है खाड़ी के लिए। जैसे बंगाल के लिए हम लोग क्या बोलते हैं? बे ऑफ बंगाल। बंगाल को क्या बोलेंगे? बे ऑफ बंगाल। बे का मतलब क्या है? बे एक बड़ा रूप होता है किसका? खाड़ी जो है, खाड़ी का एक बड़ा रूप जो है उसे हम बे बोलते हैं, बे ऑफ बंगाल। और जो बे बन जाती है, मतलब खाड़ी बन जाती है, ऐसी खाड़ी जो बहुत बड़ी आकार में है उसे हम लोग बे बोल रहे हैं। लेकिन इसके आकार में धीरे धीरे क्या होगा? धीरे धीरे वह पट रहा होगा, धीरे धीरे वह सिकुड़ रहा होगा, वह छोटा होता, उसका आकार छोटा हो रहा होगा। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं जब खाड़ी बड़ी होती है तो उसमें बहुत सारी नदियाँ क्या करती है? महाद्वीपों से जहाँ से भी बह रही होंगी वह काट छाट करके लेके आती है, मलबा का निक्षेप इन क्षेत्रों में करती है। जैसे हम लोग जानते हैं यहाँ से बहुत सारी नदियाँ निकलती हैं, बहुत सारी नदियाँ क्या करती हैं? इन क्षेत्रों में एक निक्षेप करती हैं, डेल्टा का निर्माण करती हैं। तो डेल्टा का निर्माण कैसे होता है? नदियाँ अवसाद लेकर के आती हैं, इन क्षेत्रों में इसका निक्षेप करती हैं। ये इसका जाहिर सी बात है, इसका जो आकार होगा वो छोटा हो रहा होगा। इधर से हम लोग देखें गंगा, इधर देखेंगे ब्रह्मपुत्र, या गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों का एक तंत्र है, बहुत बड़ा जाल है। यहाँ भी बहुत सारे अवसाद लेकर के आती हैं और इन क्षेत्रों में निक्षेप करती है। इसी तरह से आप म्यांमार में देखेंगे, म्यांमार में भी बहने वाली बहुत सारी नदियाँ हैं। इरावदी आपकी नदी म्यांमार की है, तो म्यांमार से बहुत सारा कटाव लेकर के आती है, बहुत सारा अवसाद लेके आती है और इस खाड़ी में उसको डिपॉजिट कर देती है। इसका मतलब यह है कि यह जो बे ऑफ बंगाल है वह धीरे धीरे क्या हो रहा है? धीरे धीरे उसका आकार सिकुड़ रहा होगा, वो छोटा हो रहा होगा। लेकिन
दूसरा शब्द की बात करें, दूसरा आपका गल्फ जो है, गल्फ वाला जो भाग है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, गल्फ ऑफ खंभात। यह इसके लिए क्या बोलते हैं, गल्फ ऑफ खंभात। तो गल्फ किसके लिए बोला जाएगा, खंभात, खाड़ी के लिए ही बोला जाता है। गल्फ का भी मतलब खाड़ी ही होता है, लेकिन अंतर क्या है, इसका विस्तार। जो गल्फ होगा, गल्फ का विस्तार हो रहा होगा, और बे का क्या होगा, वह ऐसा स्वरूप, जो ऐसा जल का भाग जो तीन तरफ स्थल से घिरा है, लेकिन वह उसमें बहुत सारी नदियाँ डिपॉजिट कर रही हैं, तो वो बे है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, नदियाँ क्या कर रही है, नदी तो आ रही है परंतु डिपॉजिट नहीं कर रही है, वह क्या कर रही है, उसका कटाव कर रही है। कटाव करने इसका मतलब यह है कि इसका विस्तार होगा। क्रिक की बात करें तो क्रिक भी आपका इसी तरीके से, क्रिक का मतलब भी खाड़ी होता है। जैसे हम लोग देखें, क्रिक पाया कहाँ जाता है, गुजरात। गुजरात में हम लोग देखेंगे, यह आपका इस तरह से ये जलीय भाग बहुत अंदर तक घिरा हुआ है, बहुत अंदर तक चला गया है। यह पतला भाग जो जल का, वह पतला भाग एक तरीके से कहेंगे समुद्री नाला, समुद्री जो नाला है उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिक बोलते हैं। जैसे उदाहरण स्वरूप अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा क्या, सर क्रिक। सरक्रिक, सरक्रिक एक जिला भी है। बहुत सारे क्रिक पाए जाते हैं कहाँ, गुजरात में। समुद्र के तट में जो कटा छटा तट है, एक नाले के स्वरूप में बहुत अंदर तक ऐसे जल प्रवेश कर गया है, वह भी जल का भाग जो तीन तरफ घिरा होगा स्थल से, तो उसे हम लोग खाड़ी कहेंगे। तो क्रिक भी क्या होगा, क्रिक भी एक प्रकार की खाड़ी होगी। तो खाड़ी के लिए तीन शब्द इंग्लिश में प्रयोग किए जाते हैं, बे, गल्फ और क्रिक। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग अपने मूल टॉपिक पर चलते हैं। मूल टॉपिक जो भारत के प्रमुख द्वीप हैं। देखिए, कल तो हम लोगों ने द्वीप की चर्चा किया हुआ था। एक द्वीप आपने यहाँ पे देखा हुआ था, एक द्वीप आपने यहाँ देखा हुआ था, यह था आपका दमन। दूसरा एक द्वीप यहाँ से देखेंगे, एक नदी बहती है, एक नदी यहाँ से निकलती है अमरकंटक से, उसका नाम है नर्मदा। और यहाँ से देखेंगे धूपगढ़ से एक नदी निकलती है जिसका नाम ताप्ती। यह नदी है आपकी नर्मदा और यह नदी है आपकी ताप्ती। नर्मदा और ताप्ती के मुहाने पर एक द्वीप का निर्माण हुआ है। उस द्वीप को हम लोग किस नाम से जानते हैं, क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है। यहाँ पे आप देखेंगे एक द्वीप मिल जाएगा और यहाँ पर भी एक द्वीप मिल जाएगा। तो यह जो द्वीप है, इस द्वीप का नाम क्या है, आलिया बेट, आलिया बेट। और यह है आपका खादिया बेट, आलिया बेट और खादिया बेट। आलिया बेट आपको नहीं भूलना चाहिए। आलिया भट्ट को तो आप जानते ही होंगे। आलिया भट्ट कहाँ, नर्मदा नदी। नर्मदा नदी के मुहाने पर, आपसे मैचिंग करने के लिए भी दे सकता है कि आलिया भट्ट कहाँ, किस नदी के मुहाने पर, नर्मदा नदी को। तो आलिया भट्ट से क्या याद कर लेंगे, आलिया बेट। आलिया बेट किस नदी के तट पर है, नर्मदा नदी के तट पर, नर्मदा नदी के मुहाने पर। जबकि खादिया बेट जो है वो कहाँ है, ताप्ती नदी के मुहाने पर। ऐसे ही हम लोग देखें, एक द्वीप आपको महाराष्ट्र में दिख जाएगा। महाराष्ट्र में जो द्वीप है उसका नाम क्या है, सालसेट द्वीप, सालसेट द्वीप। ये जो सालसेट द्वीप है आपके लिए यह महत्वपूर्ण है। सालसेट द्वीप महत्वपूर्ण क्यों है, तो सालसेट द्वीप पर मुंबई शहर स्थित, आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है। मुंबई शहर स्थित है, स्थित है। किस द्वीप पर, सालसेट द्वीप पर मुंबई शहर स्थित है। इसी तरीके से आप और भी द्वीपों को देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक द्वीप मिल जाएगा महाराष्ट्र में ही, इसका नाम क्या है, एलिफेंटा द्वीप, एलिफेंटा द्वीप। तो यह आपके सालसेट द्वीप और एलिफेंटा द्वीप कहाँ है, महाराष्ट्र में। यह आपके महाराष्ट्र में है और ये दोनों कहाँ हैं, गुजरात में। दमन भी आपका कहाँ होगा, दमन भी आपके गुजरात में ही होगा। इस तरह से
देखेंगे अभी हम लोग कि समुद्र में किस तट के किनारे कहाँ तक किसी भी राज्य का अधिकार होता है, किसी सरकार मतलब किसी देश का भूभाग होता है, किसका अधिकार होता है, उन सभी चीज़ों की हम लोग बात करेंगे जो समुद्र में जो जलीय भाग है उसकी। हालांकि अभी हम लोग द्वीप की बात कर रहे हैं। तो इधर हम लोगों ने देखा हुआ था, कल हम लोगों ने देखा हुआ था, यह आपका एक द्वीप समूह था जिसका नाम क्या था, लक्षद्वीप। लक्षद्वीप आपका यह लक्षद्वीप। इधर हम लोग देखें तो यहाँ पर आपको एक द्वीप दिखाई देगा, यह भारत और श्रीलंका के बीच में एक द्वीप दिखाई देगा। इस द्वीप का नाम क्या है, पंबन द्वीप। पंबन द्वीप पर महत्वपूर्ण क्यों है, पंबन द्वीप पर रामेश्वरम मंदिर स्थित है। पंबन द्वीप पर यहाँ पे आपका रामेश्वरम मंदिर स्थित है। रामेश्वरम मंदिर किस राज्य में है, मंदिर स्थित है। रामेश्वरम मंदिर किस राज्य में स्थित है, यह आप लोग कमेंट करके बताइएगा किस राज्य में स्थित है। हमने आपको बताया कि पंबन द्वीप पर रामेश्वरम मंदिर स्थित है और जो भारत और श्रीलंका के मध्य में जो भूभाग है वहीं स्थित है। किस राज्य के अंतर्गत आएगा ये आप बताएंगे। आगे हम लोग देखें, जब हम लोग तमिलनाडु के ऊपर बढ़ते हैं तो यहाँ पे आपको एक द्वीप दिखाई देता है, एक द्वीप है यहाँ पर। उस द्वीप का नाम क्या है, तो हम लोग जानते हैं भारत का रिसर्च सेंटर, इसरो का रिसर्च सेंटर, स्पेस एजेंसी है, वह है आपका श्रीहरिकोटा। श्रीहरिकोटा यह कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में स्पेस एजेंसी है किसकी, भारत की स्पेस एजेंसी आपके कहाँ है, श्रीहरिकोटा। इसी तरह से जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो यहाँ आपके उड़ीसा वाले क्षेत्र में एक द्वीप आपको देखने के लिए मिलता है जिसे हम लोग कहते हैं क्या, APJ अब्दुल कलाम द्वीप। APJ अब्दुल कलाम द्वीप, कलाम आइलैंड। आइलैंड का मतलब क्या है, द्वीप। इसी को पहले किस नाम से जाना जाता था, व्हीलर द्वीप के नाम से जाना जाता था। व्हीलर द्वीप के नाम से जाना जाता है। ये तो आपके कुछ प्रमुख द्वीप है, बाकी अन्य जो द्वीप हैं उसकी कल हम लोगों ने चर्चा भी किया था। एक तो आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, अंडमान निकोबार कई द्वीपों का समूह है। उसके बाद हम लोग देखें तो आपके कुछ ज्वालामुखी द्वारा निर्मित द्वीप थे जिसे हम लोग बैरन द्वीप कह रहे थे, बैरन और नारकोंडम कह रहे थे। लेकिन उसी के जस्ट ऊपर आप देखेंगे तो एक द्वीप और भी आपने देखा हुआ था, कोको द्वीप, लेकिन वो भारत का नहीं है। वो किसके अंतर्गत है, वह कल आप लोगों ने वीडियो में पढ़ा हुआ था। तो इसके बारे में भी बताइए कि कोको द्वीप पर किसका अधिकार है, ठीक है। तो यहाँ से आपका भारत के प्रमुख द्वीप जो हम लोगों को पढ़ना था, वह भारत के प्रमुख द्वीप हम लोगों ने पढ़ लिया। अब देखें, अब कुछ समुद्री सीमा की बात कर लेते हैं। समुद्री सीमा, समुद्री सीमा की अगर हम लोग बात करें तो समुद्री सीमा के तट पर, समुद्र के तट पर देखें तो आपने एक देखा हुआ था, यहाँ एक राज्य था, वह राज्य कौन सा था, गुजरात। यह राज्य कौन सा था, गुजरात था। और गुजरात के बाद ही आपका एक राज्य था जिसे हम लोग कह रहे थे महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र के बाद आपका एक राज्य था जिसे हम लोग कह रहे थे क्या, गोवा, और गोवा के बाद आपका था कर्नाटक, और कर्नाटक के बाद क्या था, कर्नाटक के बाद आपका एक राज्य था जिसे हम लोग कह रहे थे क्या, केरल। यह आपका राज्य कौन सा रहा, ये हो गया केरल। यह और यहाँ पे आपका तमिलनाडु। तो इधर से 5 राज्य हैं, इसकी चर्चा भी हम लोगों ने किया था, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल और इधर तमिलनाडु। और इधर हम लोग देखेंगे यह हो गया आपका क्या, आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश के बाद आपका उड़ीसा, और उड़ीसा के बाद आपका पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल, इतने राज्य हैं जो आपके कहाँ तट से सीमा बनाते हैं। और यहाँ से देखेंगे 2 ऐसे राज्य हैं, एक तो आपका गुजरात और एक आपका
पश्चिम बंगाल। तो गुजरात इधर से आपका क्या है, गुजरात, इधर से आपका है पश्चिम बंगाल। दो ऐसे राज्य हैं जो जल से भी सीमा लगाते हैं और स्थल से भी सीमा बनाते हैं। तो जल से भी सीमा बनाएगा और स्थल से भी बनाएगा। कौन कौन से राज्य? गुजरात और पश्चिम बंगाल। आगे हम लोग देखें तो यहाँ से जहाँ से जल की सीमा शुरू होती है, यहाँ की बात करें तो यहाँ से यहाँ तक की कुल दूरी की बात करें, यदि सीमावर्ती लंबाई की बात करें, कुल सीमा की लंबाई, भारत के कुल सीमा की लंबाई, कुल सीमा की लंबाई कितनी है? कुल सीमा की लंबाई है 22,716.6 किलोमीटर। ये 22,716 किलोमीटर। थोड़ा सा और देखें, यहाँ पे दूसरे पेन से लिख देते हैं, थोड़ा दिखाई देगा। तो यह है आपका 22,716.6 किलोमीटर। ये तो कुल भूभाग का विस्तार है, कुल सीमावर्ती विस्तार है। यहाँ से देखेंगे ये आपका पूरा गुजरात, इधर राजस्थान, पंजाब, उसके बाद जम्मू कश्मीर, लद्दाख, इधर आप देखेंगे हिमाचल प्रदेश, इधर आपका उत्तराखंड, इसके बाद यहाँ पे देखेंगे उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, इधर वाला ये पूरा एरिया जो बाउंड्री लाइन पर है, इन कुल सीमा का विस्तार जो है वो कितना है? 22,716.6 किलोमीटर। अब इसमें हम लोग देखें तो इसमें आपका स्थलीय सीमा, इसमें भी हम लोग देखेंगे क्या है? स्थलीय सीमा। स्थलीय सीमा जो है वह कितना है? 15,200 किलोमीटर। तो 15,200 किलोमीटर किसकी है? यहाँ से गुजरात के ऊपर से लेकर के कहाँ तक? पश्चिम बंगाल तक। इतनी कुल दूरी कितनी है? 15,200 किलोमीटर। और इसी के बाद हम लोग देखें जलीय सीमा। जलीय सीमा की बात करें तो जलीय सीमा जो है वह कितना है? इसमें भी दो भाग है। एक तो हमने 15,200 जब निकाल दिया तो कितना हो गया? 6,000 ये आपका 7,000, देखिए 22,716.6 किलोमीटर में से हम लोग क्या करेंगे? 15,200 किलोमीटर निकाल दें तो ये जो आएगा ये तो स्थलीय है, बाकी आ जाएगा जलीय सीमा। तो होगा कितना? 6, इधर 6, 1 यहाँ 5 और यहाँ पे कितना हो गया? 7,516.6 किलोमीटर किसकी सीमा हो गई? ये आपके जलीय सीमा हो गई। 7,516.6 किलोमीटर यह किसकी सीमा? जलीय सीमा। जबकि जलीय सीमा की बात करेंगे तो जलीय सीमा एक तो आपका हो जाएगा क्या? मुख्य भूमि का विस्तार, मुख्य भूमि का विस्तार। और दूसरा क्या हो जाएगा? यह मुख्य भूमि। और दूसरा हम लोग देखते हैं कुछ ऐसे भी हैं, यहाँ पर हम लोगों ने देखा हुआ था एक द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, यहाँ पर लक्षद्वीप देखा था, इधर दमन देखा था। तो ये जो आपके मुख्य भूमि से अलग है, उनकी सीमा, उनकी लंबाई जो होगी, सीमावर्ती लंबाई जो होगी वह अलग होगी। तो मुख्य भूमि की बात करेंगे और होगा क्या? पूर्णतः मतलब द्वीपों की लंबाई, द्वीपों की लंबाई, द्वीपों की लंबाई। मुख्य भूमि की बात करें तो यह आपका हो जाएगा कितना? 6100 किलोमीटर। 6100 किलोमीटर की जो लंबाई है वह किसकी है? मुख्य भूमि की। मतलब गुजरात से लेकर के ये जो आपने 9 राज्य देखे हैं तटीय राज्य, इन तटीय राज्यों की जो कुल दूरी है वह आपकी कितनी है? 6100 किलोमीटर। अब क्या करेंगे? इसी 7,516 में से हम क्या घटा देंगे? 6100 किलोमीटर अगर घटा देंगे तो यह आपका कितना हो जाएगा? यह 6.61 और यहाँ पर 5 में से 1 गया कितना? 4 और 7 में से 6 गया 1, तो 1416 किलोमीटर किसकी कुल दूरी हो गई? 1416.6 किलोमीटर। यह कुल दूरी किसकी हो गई? द्वीपों की। यह कुल दूरी हो गई मुख्य भूमि की। जलीय सीमा दोनों मिला करके हो जाएगा 7,516 किलोमीटर। स्थलीय सीमा की कुल लंबाई जो है वह 15,200 किलोमीटर है। ठीक है, तो इस तरह से यह आपके कुल जो सीमावर्ती क्षेत्र है वो ये है। अच्छा हाँ, एक चीज़ आपको बताएं, एक चीज़ आपके जो फर्स्ट डे या सेकंड डे की क्लास में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, उसको हम देखें। तो वह मिस्टेक क्या था? बाद में मैंने देखा उसको, किसी ने कमेंट करके बताया भी कि ये गलती हो गई है, तो वो मिस्टेक हो गया है। तो फिलहाल उसको देख लेते हैं। जो क्रम हम लोगों ने देखा था, जो अंतर्राष्ट्रीय
देश जो है, अंतर्राष्ट्रीय देश जो हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जो देश हैं, उन देशों की लंबाई के आधार पर जो हम लोगों ने क्रम देखा हुआ था, उसमें आपका पहला क्या था, बांग्लादेश था, बांग्लादेश। और बांग्लादेश के बाद जो दूसरे नंबर पे आ रहा था वह चीन था, फिर उसके बाद पाकिस्तान। तो ये क्रम में उल्टा हो गया है, यह पाकिस्तान ऊपर हो गया था और चीन नीचे हो गया था। यह आपका ह्यूमन एरर है, तो हो जाता है कभी कभी, ठीक है। तो इसको आप लोग सुधार कर लीजिएगा, बांग्लादेश, चीन और पाकिस्तान। उसके बाद का जो क्रम है वो शेड्यूल वे में है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से यह हम लोगों ने तट की लंबाई देख लिया कि कुल जो तटीय लंबाई है वो क्या है। तो ये चलिए फिर अगला टॉपिक हम लोग देखें। अगले टॉपिक की बात करें तो समुद्री सीमा की बात करेंगे। समुद्री जो सीमा है वह कितने अब हम लोग जानते हैं कि भाई बहुत सारे ऐसे देश हैं जो स्थल अवरुद्ध है, उन्हें समुद्र के तट से कोई लेना देना नहीं है। तो समुद्र के तट पर रहने के बाद होता क्या है, बहुत सारी समस्याएं भी होती हैं, क्योंकि सुनामी, चक्रवात, ये बहुत सारी तमाम प्रकार की घटनाएं होया करती हैं। तो ऐसे में जो तट पर स्थित राज्य हैं उन राज्यों को झेलना पड़ता है। तो ऐसे में उनको क्या फ़ायदा है, उनके लिए कुछ और भी प्रावधान किए गए, जिसे यदि तट के किनारे रह करके वो अपना नुकसान कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है उनसे कुछ, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि सागर या महासागर में आर्थिक संसाधनों की अधिकता है, वह आर्थिक संसाधन का प्रयोग कौन करेगा। और दूसरा कंडीशन ये होता है कि जब आर्थिक संसाधन की बात करेंगे तो आर्थिक संसाधन किसी भी क्षेत्र पर किसी का भी अधिकार हो सकता है। तो हम लोग देख रहे हैं कि दक्षिण चीन सागर आज युद्ध का केंद्र बना हुआ है। जितने तटीय देश हैं उसमें चीन कहता है कि सिर्फ और सिर्फ मेरा है, जबकि अन्य जो तटीय देश हैं वो तटीय देश भी कहते हैं कि भाई हम भी उसकी जो समस्याएं आती हैं उनसे आने वाली सुनामी या चक्रवात को तो हम भी तो झेलते हैं। तो ऐसी स्थिति में हमारा भी अधिकार होना चाहिए जो समुद्र में आर्थिक संसाधन हैं। तो इसी को लेकर के यह एक विवाद उत्पन्न हुआ, जिसे 1982 ईस्वी में एक समझौता किया गया, जिसे हम लोग कहते हैं क्या, अनक्लोज। यह आपका अनक्लोज समझौता होता है। यह है क्या, द यूनाइटेड, इसका फुल नेम यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ लॉ, द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन लॉ ऑफ सी। यह आपका अनक्लोज समझौता है। मतलब एक तरीके से यह समझौता क्या है, समुद्री सीमा की समझौता है। समुद्री सीमा का समझौता जो है वह क्या है, कितने भूभाग जो तट पर स्थित राज्य हैं, देश हैं, उन देशों की सीमा कहाँ तक लगेगी, तो उसके लिए इसके अंतर्गत प्रावधान किया गया है कि जो तटीय देश हैं वह समुद्र के कुछ दूर तक उनका अधिकार होगा। तो हम लोग देखें वह क्या है, अनक्लोज समझौता के अंतर्गत किया क्या गया। तो ऐसे तो यह कोई तट है नहीं। तट किस प्रकार से होगा, जो भी तट होगा वह कटे फटे रूप में होगा। यह इस तरीके से यह कटे फटे रूप में है, जैसे जैसे दक्षिण में गया है यह और भी कट गया है। तो होगा क्या, यह जहाँ से कटा हुआ तट है, कुछ जल जो है समुद्र के अंदर वाले भाग में, तो समुद्र के अंदर वाले भाग में कुछ जल देख रहे हैं, यहाँ पे कुछ जल भरा हुआ है, कुछ जल जो है कुछ भूभाग बाहर की तरफ निकला हुआ है, समुद्र की तरफ निकला हुआ है, कुछ भाग जो है वो अंदर भाग में अंदर है, किसी राज्य की सीमा के अंतर्गत आ रहा है। तो यह जो लाइन है यह एक काल्पनिक रेखा है। इस काल्पनिक रेखा को हम लोग कहते क्या है, आधार रेखा। यह है आपकी आधार रेखा। अब आधार रेखा को आधार बना करके आपके अन्य जो क्षेत्र बनाए गए हैं
अन्य क्षेत्र जो बनाए गए हैं वो यहाँ से आपका 12 समुद्री मील, तो 12 यह हो गया 12 समुद्री मील। 12 समुद्री मील की जो दूरी होती है, अब वैसे हम लोग देखें एक समुद्री मील बराबर होता है 1.8 किलोमीटर। एक समुद्री मील बराबर कितना होता है? 1.8 किलोमीटर होता है। तो अब 12 समुद्री मील का जो क्षेत्र है वह है क्या? इसको हम लोग कहते हैं प्रादेशिक सीमा। प्रादेशिक सीमा, प्रादेशिक सीमा का तात्पर्य क्या है? प्रादेशिक सीमा कहने का मतलब यह है कि जो भी प्रदेश हैं, जो भी राज्य हैं, उन राज्यों का अधिकार 12 समुद्री मील तक होगा। तो 12 समुद्री मील तक जितने भी आर्थिक संसाधन होंगे उन आर्थिक संसाधनों पर किसका अधिकार होगा? यह होगा आपके जो तटीय राज्य हैं, तटीय राज्यों का अधिकार होगा 12 समुद्री मील तक। उसके बाद देखेंगे यहाँ से लेकर के 24 समुद्री मील, और यहीं से आपका हो जाएगा कितना? यह आपका 200 समुद्री मील। 200 समुद्री मील। एक मिनट थोड़ा, ये जो आपका 12 समुद्री मील है यह प्रादेशिक सीमा है, और इधर देखेंगे 24 समुद्री मील की जो दूरी है वह 24 समुद्री मील जो है वह आपका क्या है? यह संलग्न क्षेत्र, संलग्न क्षेत्र। तो यहाँ तक तो प्रादेशिक सीमा हो गई, प्रदेश का अधिकार। उसके बाद आपके सरकार का अधिकार, जो देश का मुखिया है उसका अधिकार, केंद्र के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत संलग्न क्षेत्र हो गया। और संलग्न क्षेत्र के बाद हम लोग देखें यह 200 समुद्री मील जो है उस पर किसका अधिकार? यह आपका आर्थिक अनन्य क्षेत्र, आर्थिक अनन्य क्षेत्र। इसके अंतर्गत प्रदेश की सीमा, बाकी उसके बाद का जो भूभाग है उस पर सभी देश, मतलब पूरे देश का अधिकार होता है, मतलब केंद्र सरकार का अधिकार होता है। यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर आर्थिक संसाधन जितने भी हैं, जैसे हम लोग देखते हैं बॉम्बे हाई है, पेट्रोलियम का उत्पादन होता है, तो वह है कहाँ? यह इसी क्षेत्र में प्रादेशिक सीमा के अंतर्गत है। तो यह भी आपका, इस पर किसका अधिकार हो गया? राज्य सरकार का। जिस भी राज्य के अधीन होगा, जिस भी राज्य की बाउंड्री से लगेगा उस राज्य का अधिकार उन क्षेत्रों में हो जाएगा। उसके बाद देखिए यह जो संलग्न क्षेत्र है, संलग्न क्षेत्र में क्या होगा? यहाँ पर आने वाली जो जहाजें हैं, जैसे हम लोग जानते हैं विदेश व्यापार होता है तो बहुत सारे शिप अन्य देशों से आते हैं, तो यहाँ से क्या होगा? संलग्न क्षेत्र में यदि कोई भी शिप किसी भी देश का एंटर करता है, मान लीजिए उसे भारत नहीं आना था, वह किसी दूसरे देश, मान लीजिए दक्षिण पूर्व एशिया से व्यापार करना चाहते हैं, और यह आपके यूरोप से कोई जहाज आए और संलग्न क्षेत्र से होकर के जा रही है, तो उसको भारत को बिना सीमा शुल्क दिए वह बाहर नहीं जा सकता है। अतः यह कि संलग्न क्षेत्र में सीमा शुल्क वसूलने का अधिकार है। बाकी इन क्षेत्रों में साफ सफाई करने का अधिकार, मान लीजिए कि कोई कच्चा तेल यहाँ से लाया जा रहा था और टैंक फट गया, और टैंक जब फट गया तो प्रदूषित होगा, तो उनको साफ सफाई करने का अधिकार, या प्रदूषण हो गया उसका भी साफ सफाई करने का अधिकार किसका होगा? केंद्र सरकार का होगा। जबकि 200 समुद्री मील वाला जो क्षेत्र है, यहाँ की बात करें, यहाँ पर पाए जाने वाले जो भी आर्थिक संसाधन है या जो भी कार्य क्रियाकलाप करना है, तो वह जो समुद्र पर तटीय देश है वह इन क्षेत्रों पर अधिकार कर सकता है। यह पूरा अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत किसके आएगा? यह आपके तटीय देश के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। यह आपकी हो गई समुद्री सीमा। बाकी हम लोग कुछ अन्य चीज़ों की भी बात कर लेते हैं।
कुछ अन्य क्षेत्रों की बात करें, जैसे हम लोग देखें विश्व के संदर्भ में भारत की क्या स्थिति है, तो भारत में देखेंगे एक तो हम लोग देखेंगे जनसंख्या के आधार पर, दूसरा क्षेत्रफल के आधार पर। देखें पहला क्षेत्रफल के आधार की बात करते हैं। क्षेत्रफल के आधार पर, क्षेत्रफल के आधार पर अगर देखें तो भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है। तो भारत का क्षेत्रफल के आधार पर भारत का विश्व में 7वां स्थान है। तो कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है। आपको याद क्या करना है? यह 7वां स्थान। तो भारत का कौन सा नंबर स्थान है विश्व में? 7वां स्थान। किसमें? क्षेत्रफल के आधार पर। तो क्षेत्रफल के आधार पर और कौन से बड़े राज्य हैं, उन बड़े राज्यों की बात करते हैं। तो एक आपका क्या हो जाएगा? सबसे बड़ा जो है वह है रूस। रूस के बाद की बात करेंगे तो यह है आपका कनाडा, और कनाडा के बाद की बात करेंगे तो यह हो जाएगा आपका चाइना, चीन, और चीन के बाद आपका क्या आएगा? यूएसए है। फिर उसके बाद की अगर हम लोग बात करें रूस, कनाडा, चीन और यूएसए, और यूएसए के बाद आपका आ जाता है क्या? ब्राज़ील। ये हो जाएगा ब्राज़ील, और ब्राज़ील के बाद जो आता है वह आता है ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया के बाद क्या आता है? भारत, और भारत के बाद क्या आएगा? अर्जेंटीना। ये आपका अर्जेंटीना, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, भारत भी बहुत सारे देशों से बड़ा है, 7वां स्थान है। तो बीच में बहुत सारे देश हैं, बाकी जितने भी देश हैं वो क्षेत्रफल के मामले में भारत से छोटे होंगे। इवन अगर हम लोग पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल से 4 गुना कम है। इसका मतलब यह है कि भारत का जो क्षेत्रफल है वह पाकिस्तान से 4 गुना बड़ा है। इस तरह से देखेंगे। अच्छा, एक चीज़ और समझे, ऐसे बहुत सारे बुकों में आपको अलग अलग मिल भी जाएगा। अलग अलग मिलने से तात्पर्य क्या है कि यह आपका यहाँ पर सेक्वेंस पलट गया है। पलट क्या गया कि पहले कनाडा के बाद आपका यूएसए, और यूएसए के बाद चीन है। तो इसमें हम लोग देखें जब यूएसए का मैक्सिको जो रहा है वह भी यूएसए का ही भाग हुआ करता था, लेकिन जब मैक्सिको यूएसए से अलग हो गया तो उसका क्षेत्रफल है यूएसए का वह कम हो गया। जब कम हो गया तो यह चीन से क्षेत्रफल इसका कम हो गया, तो इसलिए अब यह चीन पहले आ गया और यूएसए बाद में चला गया। तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, बहुत सारे बुकों में आपको अलग अलग डाटा भी मिल जाएगा। देखें यह आपका एक अबाउट नियर अगर हम लोग क्षेत्रफल की बात करें तो रूस का जो क्षेत्रफल है वर्तमान में 170 लाख वर्ग किलोमीटर, 170 लाख वर्ग किलोमीटर। जबकि कनाडा की बात करें तो कनाडा का जो क्षेत्रफल है वह आपका 99 लाख वर्ग किलोमीटर। चीन की बात करें तो चीन का हो गया कितना? 95 लाख वर्ग किलोमीटर। एक अबाउट नियर की बात कर रहे हैं, एग्जैक्ट नहीं, अबाउट नियर है, ठीक है। यूएसए की बात करें, क्योंकि किसी भी देश का जो क्षेत्रफल है वो जो समुद्र के तट वाले क्षेत्र में है तो उनका क्षेत्रफल कम ज़्यादा होता रहता है, क्योंकि समुद्र से लगा हुआ है तो समुद्र कुछ डिपॉजिट करता है तो कुछ क्या करता है? कटाव भी करता है। तो जब कटाव करेगा तो क्षेत्रफल कम होगा, जो डिपॉजिट करेगा तो उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से एग्जैक्ट डाटा आपको नहीं मिलेगा कहीं भी। यदि आपके किसी बुक में मेंशन भी किया गया है तो वह एग्जैक्ट नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपका 95 लाख हो गया, और यह क्या हो गया? 90 लाख हो गया, 90 लाख वर्ग किलोमीटर। जबकि ब्राज़ील की बात करें तो ब्राज़ील का यह हो गया आपका 85 लाख वर्ग किलोमीटर। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो यह ऑस्ट्रेलिया जो है वह आपका 76 लाख वर्ग किलोमीटर। भारत की बात करें तो भारत आपका कितना है? 32 लाख 87,263 वर्ग किलोमीटर। तो इसका क्षेत्रफल हमें विस्तार से जानना है। क्यों? क्योंकि भारत किसका भाग? भारत में हम लोग रहते हैं, भारत के भूगोल की बात कर रहे हैं, तो भारत के भूगोल के अंतर्गत भारत के क्षेत्रफल के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। इसलिए आप भारत के क्षेत्रफल को याद रखें। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है, जबकि यह आपके अबाउट नियर में इनके क्षेत्रफल है। आपसे दूसरा तीसरा क्वेश्चन दूसरे प्रकार से क्या पूछा जा सकता है कि भारत से कौन से ऐसे देश हैं जो भारत से 2 गुना बड़े हैं? भारत से 2 गुना, लगभग की बात कर रहे हैं,
लगभग कितना 2 गुना बड़े हैं, लगभग 2 गुना, लगभग 2 गुना बड़े हैं। जबकि इसकी बात करें तो यह लगभग कितना, लगभग 3 गुना, ये 3 गुना बड़ा है। जबकि 170 लाख वर्ग किलोमीटर की बात करें तो यह कितना हो जाएगा, लगभग 5 गुना, लगभग कितना 5 गुना बड़ा है, लगभग 5 गुना बड़ा है। तो इस तरीके से भारत का क्षेत्रफल पूरे विश्व के क्षेत्रफल के कुल कितना है, पूरे विश्व के क्षेत्रफल में 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत के पास है। और यह पूरे विश्व के कुल क्षेत्रफल का, पूरे विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.43% भाग है किसके पास, भारत के पास। तो भारत के पास पूरे विश्व के कुल क्षेत्रफल, मतलब पूरे विश्व को हम लोग, पूरी पृथ्वी को हम लोग 100% मान लें। पृथ्वी पर जो महाद्वीप हैं, महाद्वीप पर जितने देश हैं, उन सभी देशों के क्षेत्रफल को 100% मिला करके मान लिया जाए, उसमें 2.43% किसके पास है, अपने भारत के पास है। लेकिन देखिए जनसंख्या में, जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या के आधार पर, जनसंख्या के आधार पर भारत का विश्व में कितना, कौन सा स्थान है, भारत का विश्व में यह आपका दूसरा स्थान है, सेकंड स्थान है। तो सबसे पहला कौन है, सबसे बड़ा जो है वह है चीन, सबसे बड़ा चीन, उसके बाद है आपका भारत। भारत की जनसंख्या हम लोग जानते हैं 121 करोड़ आपको प्रतिदिन बताया जाता है। जब भी आपको कहीं भी स्पीच दिया जाता है तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ये आपको बताते रहते हैं कि भारत की जनसंख्या कितनी है। 121 करोड़ आबादी वाला देश है। तो चीन के बाद दूसरे स्थान पे भारत की जनसंख्या वाला, भारत जो है वह विश्व में दूसरा सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश है। तो हम लोग देखें, यह भारत की जो जनसंख्या है वह पूरे विश्व की जनसंख्या का कितना परसेंट है, यह आपका 17.5%। यह भारत में जो जनसंख्या है वह पूरे विश्व की जनसंख्या, कुल जनसंख्या का 17.5% है, जो 2.43% भूभाग पर आवास बनाते हैं या रहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से यह आपका क्षेत्रफल और जनसंख्या के आधार पर भारत के बारे में कुछ बातें, कुछ और जानकारियां हैं जैसे। तो ये आपके मूल रूप से हम लोग देखें परिचय की क्लास यहाँ से समाप्त होती है। बाकी कुछ अन्य जो फैक्ट है वह आपके जनगणना या अन्य जो चैप्टर है उनके माध्यम से, जनसंख्या भूगोल की बात करेंगे हम लोग भारत के भूगोल के अंतिम भाग में, तो वहाँ पर हम इन सभी चीज़ों की चर्चा कर लेंगे। तो यहाँ से आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। आपके परिचय की क्लास समाप्त हो गई। यदि आप लोग चाहते हैं कि यह क्लास आपको कंटिन्यू मिलती रहे तो हम लोग जानते हैं कि ये जो प्लेटफॉर्म है वह अमित करियर एकेडमी पे, तो आप कांटेक्ट करें और वहाँ से और भी सलाह या और भी चीज़ें आपको प्राप्त होंगी कि आपको आगे की क्या करना है, किस तरीके से और भी क्लासेज आपको कंटिन्यू मिलती रहेंगी। ये सारी जानकारी के लिए आप चैनल पे जाएंगे तो चैनल पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह भी मिल जाएगा, आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आज की क्लास के लिए, आज के लिए धन्यवाद। और बाकी जो भी आपको लगता है कि जो भी छूट गया है, जो भी कमियां रह गई हैं, या कुछ भी ऐसा लगता है, जैसा कि आपको अभी हमने बताया कि हमें एक पता चला कि ऐसे कुछ मिस हैपनिंग हो गई है, तो ऐसे में आप अगर इन्फॉर्म करेंगे तो ज़रूर उस पर विचार किया जाएगा। और यह संस्थान आपके साथ हमेशा तत्पर रहेगा। आपके प्रतियोगी परीक्षा में आपको नौकरी दिलवाने के लिए, पास करवाने के लिए जो हमारा कर्तव्य है वो हम लोग करते रहेंगे। जो आपका कर्तव्य है वह करते रहिएगा, डेफिनेटली आपको निश्चित तौर पे सफलता मिलेगी। लेकिन यह है कि आपको लगना पड़ेगा, बिना लगे आपको नौकरी मिलेगी नहीं। ठीक है, आपके आगे आपको सुनहरा अवसर है जो आपको आगे नौकरी भी दिलाए, क्योंकि बहुत सारी वैकेंसी भी लगी हुई हैं, वो आएंगी ही। तो आप पहले से तैयार रहिए। यदि पहले से तैयार नहीं रहेंगे तो तुरंत आपकी वैकेंसी आए और ये कहिए कि आप फॉर्म भर करके तुरंत आप नौकरी प्राप्त करें, तो शायद ये संभव नहीं है। ठीक है, बाकी अन्य जो भी इन्फॉर्मेशन होगी वो आप प्राप्ट कर सकते हैं टू कॉन्टैक्ट बाय द अमित सर। थैंक यू।